नोटबंदी के फैसले को आज 10 दिन हुए पूरे। इन 10 दिनों में बैंककर्मियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। 12 से 15 घंटे काम करने के बाद भी बैंककर्मियों के चेहरे पर सितन तक नहीं, लेकिन इस वजह से बैंककर्मियों का व्यक्तिगत जीवन हुआ पूरी तरह से प्रभावित। कभी घड़ी की सुइयों को देखकर काम करने वाला बैंककर्मी आज इन सुइयों को काफी पीछे छोड़ चुका है। अमूमन घंटों का हिसाब रखने वाला ये बैंककर्मी आज समय से भी आगे दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमूमन 10 से 4 के बीच पब्लिक डीलिंग करने वाले बैंक आज देर रात तक लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। वजह सिर्फ एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहल की है उसे सार्थक बनाना है। इसके लिए चाहे 12 से 15 घंटे काम ही क्यों ना करना पड़े। इन्हीं बैंक कर्मियों के हाल जानने के लिए जी मीडिया की टीम पहुंची एसबीसी बैंक की झोपड़ा शाखा में। इस ब्रांच की कमान संभाल रहे बैंक मैनेजर उमेश सरेजा से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि पिछले 10 दिनों से वे पूरी टीम के साथ दिन रात ग्राहकों की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि काम में सभी बैंक कर्मी 12 से 15 घंटे लगातार काम करते हैं। जब हमने पूछा कि क्या इससे उनकी आम जिंदगी पर असर पड़ा है तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से कह दिया कि उनका परिवार उन्हें समझता है और अब तो बैंक का स्टाफ ही उनका असली परिवार बन गया है। बैंक कर्मियों की अगर बात करें तो हेड कैशियर, असिस्टेंट मैनेजर से लेकर पियोन व गार्ड सभी मिलकर इस वक्त ग्राहकों को संतुष्ट करने में लगे हैं। बैंक के असिस्टेंट मैनेजर दिवाकर रस्तोगी ने कहा कि इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन किसी भी सामाजिक दायित्व को वो नहीं निभा पा रहे हैं क्योंकि काम खत्म करते करते रात के 12 कब बच जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन सुकून है कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं। इसमें हमारे घर वालों का पूरा सहयोग रहा है। हम जब भी घर पहुंच पाए हैं तो उसमें मतलब हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। ये सब एक फैमिली सपोर्ट होता है जब भी हम काम कर पाते हैं। अगर हम घर की सोचेंगे तो देश के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, परिवार वालों ने अभी फोन करना छोड़ दिया। पहले तो पूछ लेते थे, बोले कि 7 बज गए अभी तक आए नहीं, तो आजकल उन्होंने फोन करना छोड़ दिया है। उनको पता है कि अभी इस काम के अंदर देरी होना स्वाभाविक है। नोटबंदी के फैसले पर राजनीति करने वाले राजनेताओं को इन बैंक कर्मियों से सीख लेनी होगी, क्योंकि बैंक कर्मी अब बैंक को ही अपना घर समझते हैं और आने वाले ग्राहक को अपने घर का सदस्य। कामकाजी महिलाओं, बालिकाओं, ठेठ देहाती महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए मिशन प्रहार का आज ट्रेनिंग कैंप जयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित इस ट्रेनिंग कैंप में करीब 6000 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। मिशन प्रहार ने एक मिशन चलाया है कि देश की हर बालिका, कामकाजी महिला और ठेठ देहाती महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने का मिशन, और इसका झंडा लेकर निकले शिफूजी शौर्य भारद्वाज। शिफूजी शौर्य भारद्वाज ने एक मिशन बनाया है कि देश भर की करीब 1 करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को वह आत्मरक्षा के गुर सिखाएंगे, और इसी कड़ी में आज उनका कारवां पहुंचा जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित इस ट्रेनिंग कैंप में प्रदेश की तकरीबन 6000 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। 3 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में शिफूजी शौर्य भारद्वाज ने बताया कि किस प्रकार बालिकाओं को हथियारों के बिना लोगों से अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। इसके साथ ही बालिकाओं को संदेश दिया कि अब बेबस नहीं बस कर का नारा लगाएं, क्योंकि महिलाएं यदि किसी चीज के लिए मना कर दें तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई उनका उत्पीड़न कर सके। इसके साथ ही वहां मौजूद लड़कों से आह्वान करते हुए शिफूजी ने कहा, यदि वह किसी लड़की को यह कह रहे हैं कि वह उनके साथ है और उनकी रक्षा करेंगे तो बालिकाओं में आत्मरक्षा का गुर वैसे ही पनप जाएगा। इसके साथ ही शिफूजी ने बालिकाओं से आह्वान किया कि यदि कोई उनका उत्पीड़न करता है तो पुरजोर तरीके से उसका विरोध करें, क्योंकि आपके विरोध के एक स्वर से पूरी जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। ज्योग्राफी में क्योंकि एक पेपर पढ़ाया जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, डिजास्टर परसेप्शन एंड मैनेजमेंट इन इंडिया, उसी के तहत हमने भूगोल विभाग की छात्राओं के लिए ये 1 दिन की कार्यशाला जो कि प्रशिक्षण के रूप में है उनको इसलिए आयोजित करवाई जाती है हर वर्ष, जिससे कि उनको हम राजस्थान राज्य में भी और भारत में रहने वाले जितने भी हम लोग हैं, जो भी आपदाएं आती हैं उनसे उनको अवगत करा सकें। अभी जो सुरक्षित भारत मिशन हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, इसमें सामाजिक सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, धार्मिक सुरक्षा पे हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, इसमें सामाजिक सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, धार्मिक सुरक्षा पे हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। देश में करीब 1 करोड़ महिलाओं को आत्मरक्षा का गुर सिखाने के लिए शिफूजी निकल चुके हैं, और इसी कड़ी में
करीब 20 लाख महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा चुके हैं। इसके साथ ही शिफू जी का ये कहना है कि बालिकाएं अगर ये ठान ले कि कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता तो किसी में इतनी जरूरत नहीं कि उन्हें उत्पीड़न किया जा सके। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट को बंद करने के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फैसले के पूरी तरह समर्थन में है, तो सरकारी मशीनरी भी इसको प्रभावी तरीके से लागू करने में हर संभव कोशिश करेगी। श्री वसुंधरा राजे का कहना है कि प्रधानमंत्री ने करेंसी को लेकर 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी का जो फैसला लिया है वो ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लोगों को शुरुआती दिनों में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन साथ ही लोगों को ये भी समझना होगा कि ये फैसला देश हित में है। उन्होंने प्रधानमंत्री के फैसले को दीर्घकालिक असर वाला बताया। शंकराचार्य, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने दुर्गापुरा के महावीर नगर में शंकराचार्य से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया और तकरीबन आधे घंटे तक चर्चा भी की। इसके साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने भी ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का फैसला अब जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का ही असर है कि कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई है, जनजीवन सामान्य होने लगा है और स्कूलों में भी परीक्षाएं सुचारू तरीके से होने लगी। It is a historical decision which has been taken by the Prime Minister. It's going to have long-term, very lasting effects on the country. So everyone should accept it in the terms that it has been put up before them. And maybe there will be some hardship, but for everything good, one has to pass through some bad times. And acceptance also is something that people may have problems with to begin, but I do believe that if one keeps it in mind that this is the best in the long-term interest, there will not be a problem. And then as far as we are there, as far as the state is concerned, we will do our best to stand by. Thank you. मुख्यमंत्री ने नोटबंदी के फैसले को लागू करने में सरकारी मशीनरी की प्रभावी भूमिका की बात दोहराई है। तो साथ ही सामाजिक न्याय मंत्री का कहना है कि बैंक कर्मियों में भी इस काम को लेकर उत्साह दिख रहा है। उन्होंने बैंक कर्मचारियों को साधुवाद दिया तो उन लोगों को भी धन्यवाद दिया जिन लोगों की वजह से ये मुहिम अब एक जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि लोग इस मुहिम को सराह रहे हैं और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का फैसला देश के हित में साबित होगा। प्रदेश के चीफ काजी खालिद उस्मानी ने सरकार से मांग की है कि उनके धर्म के लोगों के लिए बैंकों के बाहर अलग से व्यवस्था की जाए, क्योंकि उनके धर्म के अधिकतर लोग बैंकों में कैश जमा नहीं करके अपने घरों में कैश जमा करते हैं। मुस्लिम धर्म में न ब्याज लेने की इजाजत है और न ही ब्याज देने की। ऐसे में अधिकतर मुसलमान अपनी आमदनी का पैसा बैंक में ना रखकर घर में रखते हैं। ऐसे में अब घर में जमा पैसा मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। ऐसे में प्रदेश के चीफ काजी खालिद उस्मानी ने सरकार से मांग की है कि मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए कैश के ट्रांजैक्शन के लिए अलग से लाइनें लगवाया जाए और उन्हें कुछ छूट भी दी जाए। हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो अपने पैसे घर में इसलिए रखते हैं क्योंकि बैंकों में ब्याज का प्रावधान है और मुसलमान ब्याजों से बचता है, तो किसी भी कीमत से ब्याज को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो अपनी रकम को घर में रखता है ताकि वो ब्याज जैसे हराम काम से, हराम कमाई से बच सके। मुस्लिम धर्म में न तो ब्याज लेने की इजाजत है और न ब्याज देने की, इसलिए अधिकतर मुस्लिमों का घर बैंक में जमा नहीं होकर के अपने घरों में जमा है। नोटबंदी के असर के बीच जयपुर यातायात पुलिस ने एक नई पहल की है। सड़कों पर अगर आप यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना राशि के लिए अब ई-मित्र के जरिए पेमेंट किया जा सकेगा। जयपुर पुलिस कमिश्नर के निर्देश से जयपुर यातायात पुलिस ने चालान प्रक्रिया को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से तैयार कर कैशलेस करने के उद्देश्य के तहत जुर्माना भुगतान की प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जुर्माना राशि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग से करवाए जाने के प्रस्ताव शुरू कर दिए गए हैं। इस क्रम में यातायात पुलिस और ई-मित्र के साथ MOU हस्ताक्षर भी किया गया है, जिसमें रेड लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम से MV एक्ट की धारा 133 के तहत जारी होने वाले तमाम नोटिस और चालान का जुर्माना राशि का भुगतान और 5 रुपए के अतिरिक्त शुल्क के साथ जमा किया जा सकेगा। इसी के लिए यातायात पुलिस की चालान एप्लीकेशन को ई-मित्र एप्लीकेशन के साथ जोड़कर टेस्ट कर लिया गया है। ये सुविधा आज से जयपुर में शुरू हो चुकी है। तो अभी पुलिस आयुक्त हैं
उनके निर्देशन में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम जो हमारा चालान सिस्टम जो है वो कैशलेस हो जाए। तो इसके तहत हमने जो है वो ई मित्र के जरिए या बैंकिंग ऑनलाइन जरिए या क्रेडिट कार्ड के जरिए या पेटीएम के जरिए जो भी विभिन्न स्रोत हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं पैसे जमा कराने के, उन माध्यमों से हमने प्रस्ताव भिजवाए। यातायात पुलिस ने नए नियमों के साथ में जुर्माना राशि को ई मित्र के जरिए जोड़ तो दिया है, लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि जब यातायात पुलिस पे सवाल खड़े होते हैं कि वो भ्रष्टाचार करते हैं, तो क्या इस पहल के बाद में वो बंद हो जाएंगे? जोधपुर नगर निगम की विशेष बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ। प्रतिपक्ष के कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और साथ ही महापौर का माइक तक छीन लिया। स्थानीय निकाय के निदेशक के आदेश की अनुपालना में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए निगम बोर्ड की विशेष बैठक आज बुलाई गई। बैठक शुरू होते ही कांग्रेस पार्षदों ने कहना शुरू कर दिया कि बैठक महापौर बुला सकते हैं, न कि स्थानीय निकाय के निदेशक। हंगामा मचाते हुए महापौर की टेबल पर सामने आ गए। इस पर महापौर 10 मिनट के लिए बैठक स्थगित कर दी। 10 मिनट बाद एक बार फिर बैठक शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच कांग्रेस पार्षद महापौर के आसन के सामने रखी टेबल पर चढ़ गए और वहां लगी माइक उखाड़ दिया। इसके बाद पार्षदों का हंगामा जारी रहा। इस बीच महापौर ने आज की बैठक के जो एजेंडे थे उनको पारित कर दिया। पार्षदों ने बैठक से पहले कहा कि राज्य सरकार आदेश दे तो ये बैठक की जा सकती है, लेकिन कोई निदेशक अगर आदेश दे तो ये बैठक अवैध है और इसी बात की नाराजगी कांग्रेस पार्षदों ने निगम बोर्ड बैठक में जाहिर की थी। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में युवक ने फंदे से लटक कर दी जान। बैंक की पीओ परीक्षा में फेल होने के कारण उठाया कदम। बैंक पीओ परीक्षा में फेल होने पर निराश होकर शिवाजी पार्क निवासी 27 वर्षीय युवक संजय शर्मा ने गले में रस्सी का फंदा लगाकर पंखे से लटककर फांसी लगा ली। मृतक के परिजनों ने इसकी सूचना शिवाजी पार्क थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का गेट तोड़कर संजय पुत्र ललता प्रसाद निवासी प्रताप नगर के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया। पुलिस के अनुसार मृतक संजय ने कुछ दिनों पूर्व बैंक पीओ का एग्जाम दिया था, जिसका परिणाम गुरुवार को आया था, जिसमें वह फेल हो गया था और निराश होकर उसने फांसी लगा ली। जाति ब्राह्मण, उम्र करीब 27 साल, निवासी 66 प्रताप नगर, थाना शिवाजी पार्क। ये कल शाम को आग लग अपने कमरे में चले गए, वहाँ जाके रस्सी पंखा में लटका गले में बांध के फांसी लगा। फिलहाल परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है और आगे की कार्यवाही पुलिस उसी आधार पर करेगी। करीब 8 महीनों बाद नगरपालिका की बोर्ड बैठक हुई आयोजित। विपक्ष के पार्षदों ने हाथों में तख्तियां लेकर सफाई के मुद्दे पर जमकर मचाया हंगामा। विधायक ने बीच बचाव कर माहौल किया शांत। बैठक में स्वच्छ भारत अभियान मिशन की चर्चा करते हुए कस्बे को ओडीएफ घोषित करवाने की बात पर विपक्षी पार्षदों ने शहर में गंदगी के ढेर की तस्वीर तख्ती पर लगाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, ऐसे में ओडीएफ होने की बात असंभव है। पार्षदों ने सफाई व्यवस्था में पक्षपात के आरोप भी लगाए। जब माहौल काफी गर्मा गया तो विधायक ने बीच बचाव किया और माहौल को शांत करवाया। बैठक में विधायक गुरजंट सिंह बराड़ ने स्टेडियम की भूमि की 4 दीवारी के लिए सांसद कोटे से 30 लाख रुपए दिलवाने के प्रयास की बात भी कही। बैठक में शहर भर में एलईडी लाइट लगाने की बात पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही साथ नगरपालिका की आय बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को भी समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। नहीं तो सर बहुत बुरी कंडीशन है हमारी। अब 127 चक्कों में हम 5 ही पटवारी का रहता है, जहाँ 14 पटवारी होने चाहिए। प्रभावित इसमें गिरदावरी का काम है, वसूली का काम है, कोई बाराबंदी का काम है, सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। इस बैठक में शहर में बढ़ रहे आवारा पशुओं की समस्या पर विचार विमर्श किया गया और गौशाला के अंदर नंदीशाला बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार के निर्देश पर केंद्र और राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करने के लिए प्रदेश में आज सभी 189 स्थानीय निकायों की साधारण सभा की बैठक हुई, लेकिन जयपुर नगर निगम की ये बैठक हंगामेदार रही। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि महापौर ने आज की बैठक के लिए कांग्रेसी पार्षदों को निष्कासित तक कर दिया। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश के सभी 189 स्थानीय निकायों में आज साधारण सभा की बैठक हुई। जयपुर नगर निगम की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन इस चर्चा से पहले बैठक खासी हंगामेदार रही। सबसे पहले शोकाभिव्यक्ति हुई तो इस दौरान निर्दलीय पार्षद सुशील शर्मा ने 500 और 1000 रुपए के नोट को श्रद्धांजलि देने वाला बैनर हवा में लहरा दिया। इसके बाद बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित हुई।
बैठक फिर से शुरू हुई तो कांग्रेसी पार्षदों ने हंगामा करते हुए कहा कि क्या नगर निगम और महापौर इतने अक्षम हो गए हैं कि उनको राज्य सरकार के निर्देश पर बैठक बुलानी पड़ रही है। इसके साथ ही कांग्रेसी पार्षदों ने यह आरोप भी लगाया कि बैठक का एजेंडा उनके पास नहीं पहुंचा है। कांग्रेस के पार्षद नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए, महापौर से इस्तीफा मांगने लगे और इसी दौरान महापौर ने भी सख्त तेवर दिखाते हुए कांग्रेस के पार्षदों को आज की कार्रवाई से निष्कासित कर दिया। पुलिस ने सदन में आकर कांग्रेस के पार्षदों को सदन से बाहर निकाल दिया और उसके बाद कांग्रेस के पार्षदों ने सदन के बाहर मेयर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना भी दिया। वहीं बीजेपी पार्षदों का कहना था कि बैठक में कांग्रेस के पार्षद पूरी तरह से अनुशासनहीनता बरत रहे थे और इसके चलते उन्हें निकालना पड़ा। देखिए, आज की विशेष साधारण सभा का हमारा जो एजेंडा था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जिनका शहरों के विकास के लिए जो शोर से जिनमें काम हो रहा है, उन योजनाओं की आज की उनकी भूमिका, उनकी आज की स्थिति और आगे उनके अंदर क्या होना है, नगर निकायों में अब तक क्या हुआ है। कांग्रेस के पार्षदों को बैठक से बाहर निकालने के बाद ज्यादा हंगामा तो नहीं हुआ, लेकिन जब 11 प्रस्तावों पर अधिकारी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उस दौरान बीजेपी के ही पार्षदों ने अधिकारियों पर पक्षपात और लापरवाही पूर्ण रवैये के आरोप भी लगाए। आज की बैठक की खास बात ये भी रही कि सत्ता पक्ष के पार्षदों का आचरण देखने के लिए बीजेपी के कई पदाधिकारी भी दर्शक दीर्घा में मौजूद रहे। कोटा नगर निगम में सफाई कर्मियों की कमी और इसको लेकर कोटा नगर निगम में हुई साधारण सभा की बैठक में हुआ हंगामा। पार्षद कुर्सियों पर नहीं जमीन पर बैठे और इसी तरह से जताया सदन में अपना विरोध। कोटा नगर निगम साधारण सभा की बैठक आज थी। मुद्दे थे स्वच्छ भारत मिशन पर विचार, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पर चर्चा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना पर चर्चा। इसके साथ ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत अब तक की गई कार्रवाई और भविष्य में किए जाने वाले कामकाज पर चर्चा। दोहरी लेखा प्रणाली पर चर्चा होनी थी। नगर पालिका के राजस्व संसाधन जुटाने को लेकर के चर्चा होनी थी। स्मार्ट सिटी पर विचार होना था, लेकिन ये सब कुछ न होकर के साधारण सभा की बैठक बेहद हंगामेदार रही। पार्षद सदन की कुर्सियों पर नहीं, सदन की वेल में आकर जमीन पर बैठ गए। वजह, निगम में लगातार सफाई कर्मियों की कमी है। इस वजह से सभी इलाके के पार्षदों को सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने से इलाके के लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता है। सफाई व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। इसको लेकर निगम अधिकारियों को भी सफाई कर्मियों की मांग को लेकर के कई बार पार्षद अवगत करा चुके हैं, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो बैठक में पार्षदों ने कुछ इस तरह से अपना विरोध जताया। कोटा में सफाई कर्मियों की भर्ती की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन जब पूरी नहीं हुई तो विधायकों को विरोध का यही तरीका नजर आया। अजमेर के मांगलियावास हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, 4 की मौत, 5 जख्मी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी दुर्घटना। मांगलियावास के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सवेरे 7:30 बजे अजमेर से ब्यावर की ओर जा रहा टेलर बेकाबू होकर डिवाइडर से कूदकर दूसरी लेन में चला गया और ब्यावर से अजमेर की ओर आ रहे टेम्पो को चपेट में ले लिया, जिसमें ब्यावर निवासी टेम्पो चालक प्रकाश के अलावा बिहार निवासी सिराज आलम सहित पिंटू सत्यनारायण नाम के 2 अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनके निवास स्थान की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जबकि टेम्पो में सवार बिहार निवासी सिराजुद्दीन, सरफराज, नासिर व इरफान घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूरत के चिनाईटा गांव में विवाहिता से घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला हुआ दर्ज। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवाहिता का कराया मेडिकल।
जोन के सूरोट थाना क्षेत्र के गांव चिनाइटा में घर में घुसकर एक महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और जांच प्रारंभ कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिनाइटा गांव निवासी एक महिला ने मामला दर्ज कराया है कि चिनाइटा गांव का ही निवासी नरेंद्र जाट उसे अकेला देखकर घर में घुस गया और उसे जबरन पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। साथ ही धमकी दी है कि यदि किसी को बताया तो जान से मार देगा। विवाहिता पहले तो डर के कारण ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन बाद में उसने अपने परिजनों को पूरी घटना बता दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ सूरोट थाने में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है। आज दिनांक 18/11/16 को पीड़िता ललिता वाय को पेट से जाति जाकर उम्र 25 साल निवासी चिनाइटा की बलात्कार संबंधी जांच की। जांच पुलिस की डिक्टेशन पे की गई है। पीड़िता ने अपनी हिस्ट्री में दिनांक 13/11/16 को बलात्कार होने बताया। विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है और आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। तागड़ शहर के बगवास में घर में घुसा अजगर। स्नेक एक्सपर्ट ने अजगर को काबू में लेकर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा। शहर के बगवास में घर में अजगर के घुस आते ही अफरा तफरी मच गई। सूचना पर स्नेक एक्सपर्ट राजेश सुमन को बुलाया गया, जिन्होंने अजगर को बमुश्किल काबू में लिया। स्नेक एक्सपर्ट राजेश सुमन ने अजगर को एक बोरी में बंद कर दिया और फिर खुले वन क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया। राजेश सुमन ने बताया कि वन क्षेत्र से अजगर, कोबरा जैसे सांपों के बाहर आने और आबादी क्षेत्र में घुस आने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और इस वजह से खतरे की आशंका भी बनी रहती है। गनीमत रही कि समय रहते अजगर को काबू में ले लिया गया, नहीं तो कोई हादसा हो सकता था। जिले भर में सांपों के आबादी क्षेत्र में घुस आने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। कुचामन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नाबालिग से रेप का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। 2 नवंबर को पदमपुरा गांव में सुनसान जगह पर नाबालिग छात्रा से आरोपी ने किया था रेप। 2 नवंबर को पदमपुरा गांव में 14 वर्षीय एक किशोरी अपनी चचेरी बहन के साथ घर से खेत की ओर जा रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर आए एक जने ने उन्हें लिफ्ट देने के बहाने बाइक पर बिठा लिया। रास्ते में छोटी बहन को बाइक से नीचे उतार दिया और किशोरी को बाइक पर जबरन ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर किशोरी को छोड़कर फरार हो गया। इस मामले में किशोरी के पिता ने मामला दर्ज करवाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी ज्ञानचंद यादव, डीएसपी विद्या प्रकाश के निर्देश पर टीम का गठन किया गया था। इसके बाद पीड़िता ने राजूराम का हुलिया बताया तो रिश्तेदारों के यहाँ छिपा दुष्कर्म का आरोपी 16 दिन में पकड़ में आ गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी की तलाश करने के लिए साइबर तकनीक का भी सहारा लिया। पुलिस ने शक के आधार पर साइबर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों को ट्रेस किया। इस दौरान आरोपी का मोबाइल भी पदमपुरा के टावर की रेंज में होने के कारण उस पर प्रमुख रूप से नजर रखी जा रही थी। आरोपी राजूराम का पदमपुरा में ससुराल है, जहाँ वो लंबे समय से रह रहा था और पीड़िता के साथ रेप की घटना के दिन उसने पीड़िता को लिफ्ट के बहाने मोटरसाइकिल पर बिठाया था और मौका देखकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कई बार आपने युवकों को लड़ते झगड़ते देखा होगा, लेकिन क्या महिलाएं भी इस तरह सड़कों पर लात घूंसों से लड़ सकती हैं? यकीन नहीं होता। यह मामला टोंक के जिला सेशन न्यायालय परिसर का है। मामला टोंक जिले के जिला सेशन न्यायालय परिसर का है। दरअसल आज सुबह कोर्ट खुलते ही सांसी समाज की महिलाएं कोर्ट में विचाराधीन चल रहे एक मामले की सुनवाई को लेकर पहुंची थी। इसी दौरान महिलाओं में पक्ष और विपक्ष की महिलाओं का जैसे ही एक दूसरे से सामना हुआ, सभी महिलाएं आपस में उलझ पड़ी। पहले महिलाओं में गाली गलौज देखी गई और गाली गलौज कुछ ही देर में हाथापाई में तब्दील हो गई। कोर्ट में बैठे सैकड़ों वकील और कोर्ट के कर्मचारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही महिलाओं ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। महिलाओं के बीच मारा मारी और लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि महिलाओं ने जूते चप्पल उतारकर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार किए। मौके पर मौजूद कई वकीलों ने महिलाओं से बीच बचाव का प्रयास भी किया, लेकिन करीब आधे घंटे तक एक दूसरे पर जमकर मारपीट महिलाएं करती रही। कोर्ट में मौजूद लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस को भी घटना की जानकारी दी। मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई, लेकिन कोतवाली थाना पुलिस आधे घंटे लेट पहुंची। आधे घंटे तक कोतवाली थाना पुलिस का एक जवान मौके पर पहुंचा, लेकिन वह भी महिला पुलिस के नहीं होने के कारण कुछ नहीं कर पाया।
कोर्ट में लड़ रही महिलाओं को मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करते हुए अलग अलग किया। तब जाकर कोतवाली थाना महिला पुलिस मौके पर पहुंची और सभी महिलाओं को गाड़ी में बैठाकर कोतवाली थाने ले गई। हालांकि मौके पर मौजूद कई वकीलों का कहना था कि कोर्ट परिसर में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ किसी तरह की सुरक्षा के इंतजाम नजर नहीं आते। ऐसे में आए दिन होने वाली घटनाओं से न सिर्फ कोर्ट परिसर में माहौल बिगड़ता है, बल्कि वकीलों और कोर्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। ऐसे में वकीलों ने सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाने की मांग उठाई है। कोर्ट परिसर में महिलाओं के हुए इस झगड़े में सभी वकील और कर्मचारी सिर्फ तमाशबीन बनकर असहाय नजर आए। वहीं पुलिस का बिना महिला कांस्टेबल के पहुंचना भी चर्चा का विषय बना रहा। रोड पे रेलवे पटरियों के काम के चलते लगा जाम, करीब 3 किलोमीटर लंबा लगा जाम। पुलिस की माकूल व्यवस्था नहीं होने की वजह से यात्री बसें भी फंसी जाम में। आज श्री डूंगरगढ़ सुजानगढ़ रोड पर श्री डूंगरगढ़ रेलवे पटरियों पर कार्य के चलते करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। इस जाम में कई यात्री बसें भी फंस गई, जिससे लंबी यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को घंटों परेशान होना पड़ा। यहाँ ओवर ब्रिज की व्यवस्था नहीं होने से अमूमन गाड़ियां जाम में फंस जाती है, लेकिन अब 2 दिनों से यहाँ पटरियों पर शिष्य ब्लॉक के कार्य के चलते हुए लंबा जाम लग रहा है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले सैकड़ों वाहनों व हजारों यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। जब तक इस पटरी पर ओवर ब्रिज की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक इसका स्थायी समाधान भी नजर नहीं आ रहा है। इस जाम से यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्री डूंगरगढ़ बीतासर सुजानगढ़ रोड पे ओवर ब्रिज की व्यवस्था नहीं होने की वजह से अमूमन जाम की व्यवस्था बनी रहती है, लेकिन आज और कल 2 दिन में रेलवे पटरियों पे काम चलने की वजह से लंबा जाम लगा और पुलिस की व्यवस्था नहीं होने की वजह से काफी यात्री बसों को और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।